अस्सलाम वालेकुम। पहली क्लास में पढ़ाता नहीं हूँ तो अच्छा अच्छा, पहली क्लास में मैं मोस्टली जो है वो अब पढ़ाई की स्ट्रेटजी तो बताता ही हूँ, लेकिन कुछ जनरल नसीहतों में गुजरती है क्लास। तो आज पढ़ा नहीं रहा, आप रिलैक्स होके बैठे। अच्छा, ऑनलाइन में तो चलो दुनिया उधर है, उनसे सवाल क्या पूछूं। आप में से कोई ऐसा जो इंट्रो एग्जाम्ड वाली नस्ल में से है? ये क्या, मुझे तो ये कहा गया था कि FR1 मैंने इंट्रो पढ़े हुए लोग हैं। अच्छा, पढ़े हुए हैं, पेपर नहीं दिया तो फिर जैसे पढ़े हुए होंगे वो फिर आप पढ़े हुए ही हैं। अरे यार, और ये ऐलान कब हुआ था एग्जाम वाला? एक माह पहले। यानी तब तक, अच्छा तब तक तो सही पढ़ा होगा ना? सही है। मुझे खबर मिल गई है। कब की बात है ये? 1.5 माह पहले की बात है, 1.5-2 माह पहले। मतलब 2-2.5 महीने तो पढ़ लिया था ना? काफी सही है। अच्छा, डेबिट क्रेडिट तो आता है ना? बस काफ़ी। और एक्रूअल प्री पेमेंट्स? ठीक है, ज़बरदस्त है। नहीं, और बैड डेट्स? ठीक है, सही है। मैंने वैसे तो ये इंट्रो प्लस FR1 वाली क्लास नहीं है, ये सिर्फ FR1 वाली है। तो मेरा ख्याल में 2-3 सेक्शन इंट्रो प्लस FR1 वाले भी हैं, उनकी ड्यूरेशन डिफरेंट है। फिर भी चूंकि ये पहला वो बैच है जिन्होंने शौक में आके इंट्रो छोड़ तो दिया था, तो इसलिए मैं तकरीबन कोई 1 हफ्ता कम से कम बेसिक कॉन्सेप्ट्स रिवाइज करने पे लगाऊंगा। और उसका एक रीज़न ये भी होगा कि चलो बेशक आपने पढ़ लिया है, लेकिन चूंकि पेपर नहीं देने थे, तो आप जब क्लास पढ़ते हैं ना, तो जो पढ़ा होता है वो तो पढ़ा होता है, लेकिन जब आप उसको फाइनल एग्जाम की तैयारी करते हैं फिर वो पकता है, वरना उससे पहले तो क्लासेस ली होती हैं बस। तो चूंकि आपने एग्जाम्स की तैयारी ही नहीं की, तो वो जो कॉन्सेप्ट्स आपको दिए गए थे वो पक नहीं सके। तो इसलिए मैं तकरीबन 1 हफ्ता डेबिट क्रेडिट पे, उतनी ज़्यादा डिटेल में नहीं, यानी अगर आप कहें कि यार तो बोरिंग बात हो गई, ज़्यादा टाइम नहीं, उसमें डेबिट क्रेडिट, उसमें यही जो बेसिक अकाउंटिंग सिस्टम है, ट्रायल बैलेंस शीट वगैरह, थोड़ा सा एक्रूअल कॉन्सेप्ट, थोड़ा सा, क्योंकि आगे ज़रूरत पड़ेगी मुझे। और बैड डेट्स उसकी खैर है, उसकी इतनी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और थोड़ी सी इन्वेंट्री पड़ी होगी इंट्रो में। ये चीज़ें हैं जो मैं आपको इंट्रो वाली रिवाइज करवाऊंगा। और ज़रूरी नहीं कि मैं आपको इंट्रो वाली रिवाइज कराऊंगा तो आप वो इंट्रो वाली बुक लेके आएँ, बस कॉन्सेप्ट्स आपको, यानी मैंने आपको अपने साथ चलने के लिए अपनी तरफ से तसल्ली करनी है और आपको रिवीजन करानी है। तो हाँ, थोड़ी बहुत रिवीजन मैं कराऊंगा, लेकिन जो ऑनलाइन भी अगर कोई मेरी बात सुन रहा है और उसने इंट्रो कभी पढ़ी ही नहीं और वो ये समझेगा कि 8-10 दिन की रिवीजन से काम चल जाएगा, तो फिर नहीं, ऐसे मुश्किल हो जाएगा। तो ये जो ऑनलाइन स्टूडेंट हैं और उन्होंने इंट्रो पढ़ी ही नहीं है सिरे से, उनको पता ही नहीं डेबिट क्रेडिट क्या होता है, तो वो बेटा अपना फैसला रिकंसिडर कर लें, और बहुत मुश्किल हो जाएगा क्लास में चलना। अच्छा चले, ठीक है, ये तो इंट्रो की मैंने तसल्ली करा दी कि मैं अपनी तसल्ली के लिए भी चीज़ें रिवाइज करवाऊंगा। आप लोग वैसे तो ये इस लिहाज से लेट सवाल है कि ये तो AFC लेवल पे होना चाहिए, लेकिन मेरे पास तो आप अभी पहुंचे हैं तो इसलिए मैं भी कर दूंगा। आप लोग यहाँ पहुंच गए, आप क्लास में आके बैठ गए, और
सिर्फ एक पेपर नहीं, आप 2-3 पेपर पढ़ रहे होंगे। फीस भी दी है, कोई हॉस्टल में रह रहे हैं तो हॉस्टल में रहने का खर्चा भी है। उसके अलावा एक सिरदर्द तो है ही, रोज़ आके बैठोगे और अभी आगे सर्दियाँ आ जानी है, कोई बाइक पे भी आता होगा तो वो हाथों को पता लग जाएगा जब आप बाइक चला के आएंगे सर्दी में। तो एक मुशक्कत तो आप करने आ गए हैं, लेकिन आप कामयाब होंगे इसके लिए 2 चीज़ें बड़ी ज़रूरी हैं। एक मैं कि आपको मुझ पे भरोसा हो, और दूसरी बात फिर भी बताता हूँ, पहले अपनी बात बताता हूँ। जब आप टीचर्स से पढ़ने आ गए हैं तो बेटा अगर आप टीचर पे ट्रस्ट नहीं करेंगे तो फिर आपका चलना बड़ा मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि टीचर तो क्वालिफाइड है। मतलब अगर मैं अकाउंटिंग के टीचर्स की बात करूं तो चलो मैं अपनी बात करता हूं, मैं तो क्वालिफाइड चार्टर्ड अकाउंटेंट हूं। अगर आप शक में पड़ जाएंगे तो फिर आप में मसला होगा। मैं तो क्वालिफाइड ही हूं, मेरी तो डिग्री वापस नहीं ले लेंगे। तो आप अगर चलने आ चुके हैं साथ, तो मेरे बच्चों साथ तभी चल सकोगे जब आप टीचर पे ट्रस्ट करेंगे। तो ट्रस्ट इश्यूज आते कहाँ पर है? ट्रस्ट इश्यूज वहाँ आते हैं कि जब हर टीचर का ना स्टाइल थोड़ा फ़र्क होता है। आपने जिनसे भी पहले इंट्रो पढ़ी होगी उनका स्टाइल कुछ और होगा, या इंट्रो तो मैं इसलिए कंपेयर कर रहा हूँ क्योंकि अकाउंटिंग है, थ्योरेटिकल सब्जेक्ट्स भी हो सकते हैं। हर टीचर का स्टाइल फ़र्क होता है, स्टोरी टेलर का स्टाइल फ़र्क होता है, चाहे वो स्टोरी उसने ज़बानी बतानी है, चाहे किताब में लिख के बतानी है, चाहे मूवी ड्रामा की शक्ल में लानी है, लेकिन हर एक का स्टाइल फ़र्क है। तो टीचर ने एक क्लास को साथ लेके चलना है, इंश्योर करना है कि बच्चों को बात समझ आ रही हो, एग्जाम की तैयारी हो रही हो, कोर्स ख़त्म हो रहा हो। हर टीचर का अपना स्टाइल हो सकता है। ट्रस्ट इश्यूज तब आते हैं जब बच्चे कंपैरिजन करते हैं कि जो पहले वाले टीचर थे या जिनसे हमने फलाना पेपर पढ़ा था तो वो तो ये काम भी करते थे, चूंकि ये वो वाला काम नहीं, क्योंकि अपना एक वो पराया बना लिया ना कि इस पैरे पे जज करना है टीचर को। अब टीचर शायद उस तरीके से नहीं चल रहा तो उसका मतलब ये सही नहीं पढ़ाएंगे, ये आपके लिए बड़ा मसला हो जाएगा। कंपैरिजन्स नहीं करने, हर टीचर का अपना स्टाइल होता है। कंपैरिजन में बैठेंगे तो मुश्किल आ जाएंगे। जी मैं भी पूछता हूँ, सवाल है तो चलो पूछ लो, बात उठा ही दिया है, मत करके तो पूछ लो। फेल भी होंगे बहुत सारे वैसे तो। अच्छा अभी रिजल्ट के बाद बताना यार। अच्छा चलें ठीक है जी, अल्हम्दुलिल्लाह। तो आप अगर टीचर पे ट्रस्ट करेंगे ना तो फिर आपका चलना आसान हो जाएगा। अच्छा ट्रस्ट करके आगे करना क्या है? मतलब मैंने कौन सा आपको अफगानिस्तान ले जाना है? ट्रस्ट करके करना क्या है? ट्रस्ट करके करना ये है कि आपको जो लेक्चर नोट्स बनाए जा रहे हैं, जो जिस तरीके से चैप्टर सिखाया जा रहा है, खास तौर पर जो होमवर्क दिया जा रहा है, उसको मानते रहें, उसको फॉलो करते रहें। फॉलो करते रहेंगे, ओबे करते रहेंगे तो फिर आपके पास होने के चांसेस बहुत बढ़ जाएंगे। लेकिन जब आप टीचर पे ट्रस्ट नहीं करेंगे तो बेटे फिर मुश्किल में आप रहेंगे। अब उसके लिए सिर्फ वैसे मैं करता नहीं होता था, ये पिछली दफ़ा मैंने पहली दफ़ा किया था और अभी आज भी मैं सारी क्लासों में बात करके आ रहा हूँ। मैं मशहूरी करता नहीं था, मतलब मुझे ज़रा दिल को अजीब लगता था कि मैं क्या कर रहा हूँ। लेकिन पिछले सेशन में मैंने ये मुझे रियलाइज़ कराया गया कि जी बच्चा जो है ना, तो उसको पता तो है कि वो किससे पढ़ने आया है। जैसे आप डॉक्टर के पास जाए ना, तो डॉक्टर की 2 4 5 डिग्रियाँ लिखी हो ना, तो आधी बीमारी वहीं ठीक हो जाती है कि जब इतने काबिल बंदे के पास आ गए हैं तो फिर यकीनन ये सही कह रहा होगा। तो उस वजह से मैं आपको पहले बता दूं, मैं मतलब हूँ क्या, नासिर अब्बास, ये तो पता है। चल बाकी 10-12 साल से अल्हम्दुलिल्लाह पढ़ा रहा हूँ, फुल टाइम पढ़ा रहा हूँ, इरादे से आया हूँ। और जो लोग मुझसे पहले पढ़ चुके हैं या मेरे बारे में कुछ जानते हैं, तो मैं टीचिंग के अलावा और भी बहुत सारी कोशिशों में रहता हूँ। मेरी ख्वाहिश ये होती है कि जब स्टूडेंट सेशन ख़त्म करके जाए तो उसमें बहुत सारी पॉजिटिव चेंजेस आ चुकी हों। बहरहाल वो आस्ता आस्ता ही लाऊंगा, पहले दिन नहीं बता दूंगा, पहले दिन घबरा जाएंगे आप। तो 10-12 साल से अल्हम्दुलिल्लाह टीचिंग कर रहा हूँ और शौक़ से टीचिंग कर रहा हूँ। और अचीवमेंट्स की लिस्ट ये है कि FAR1 में को 5 सर्टिफिकेट्स हैं, कॉस्ट में भी को 5 सर्टिफिकेट्स हैं, FAR2 में 4 सर्टिफिकेट्स हैं, 4 गोल्ड मेडल हैं, फाइनल का एक पेपर है BFD, उसमें 2 गोल्ड मेडल हैं, 2 सर्टिफिकेट ऑफ मेरिट्स हैं, और ये टोटल मिला के बन जाते हैं 6 गोल्ड मेडल और 15 या 16 सर्टिफिकेट मेरिट बनते हैं। मेरे नहीं, स्टूडेंट्स के।
मेरे दौर में होते नहीं थे, मेरे दौर में सर्टिफिकेट ऑफ मेरिट होते नहीं थे, होते तो वैसे 8-10 होने थे मेरे, तो नहीं वाकई होने थे। मैं ये पैक से पढ़ा है मैंने, और मैं हर सब्जेक्ट का हर टेस्ट का टॉपर था, तो मेरे दौर में होते नहीं थे, वरना होते तो मेरे भी सर्टिफिकेट्स होते। अब ये सिर्फ इसलिए सामने बात लानी थी कि कुछ बच्चों को घबराहट होती है, यार पता नहीं दाढ़ी वाला है, लग तो पता नहीं उर्दू बताएगा कि अकाउंटिंग आती भी है कि नहीं आती है, तो आती है अल्हम्दुलिल्लाह, अकाउंटिंग आती है, और टीचिंग भी अल्लाह का शुक्र है आती है। तो एक तो आपको ये थोड़ा सा इश्तिहार दिखाना था। ओए अच्छा जी, तो बात ये हो रही थी कि आप टीचर पे ट्रस्ट करेंगे तो बात कामयाबी की तरफ जाएगी। दूसरी बात, एक तो टीचर वाला फैक्टर है, दूसरी बात ये कि आप यहां पर अब आ गए हैं, पेपर पास करने हैं, आगे कंटिन्यू करना है, आर्टिकल्स हैं, यानी पूरा जो है आपने सीए का एक पूरा प्लान करके आप यहां पर बैठे हुए हैं। आपको मोटिवेशन, डिटर्मिनेशन नहीं मिलेगी जब तक आपको ये क्लियर नहीं होगा कि आप ये सीए करना क्यों चाहते हैं। जब तक आपको पता ही नहीं कि आप क्यों करना चाह रहे हैं, तो आप क्यों मुश्किल के लिए तैयार होंगे। तो उसके लिए कुछ थोड़ा सा जज्बाती एलिमेंट देख लें। मेजॉरिटी ऑफ सीए स्टूडेंट्स, मुझ समेत, मिडिल क्लास, लोअर मिडिल क्लास या बहुत ही लोअर क्लास, इन घरानों से ताल्लुक़ रखते हैं। जो आते हैं शायद वो अपने वालिदैन का आखिरी जोर होते हैं, बस कि इससे ज़्यादा पैसे उनके पास नहीं थे तो इसी पे लगा लेते हैं, देखें शायद कुछ कर जाए तो छोटे बहन भाई भी चल जाएंगे, या फिर पूरे गांव में और कोई नहीं पढ़ा होता, कोई एक बच्चा काबिल करते मैट्रिक कर गया, किसी तरह एफएससी कर गया, ब्राइट था, किसी ने कहा चलो जी सीए की तरफ आ जाओ, वालिदैन ने कहा फलानी ज़मीन बेच, फलाना बेच, चलो इसको यहाँ पर लगा दिया। ऐसे घरों से भी हो सकते हैं। आप में से बिल्कुल जो दुनियावी एतबार से, क्योंकि मैं सिर्फ दुनियावी एतबार से बात कर रहा हूँ, वरना जो मेहनत करके रोज़ी कमा रहा है वो अल्लाह को बहुत पसंद है, तो हो सकता है कि आप में से कोई, किसी के वालिद साहब कोई बाकायदा मजदूर हों, कोई छोटी मोटी दुकान चलाते हों, आगे आ जाओ बेटे, या रक्षा चलाते हों। ये मैं दुनियावी प्रोफेशंस की बात कर रहा हूँ जो उस एतबार से ज़रा थोड़े से नीचे लेवल के समझे जाते हैं। इज़्ज़त के एतबार से सब बहुत ऊँचे हैं। वालिदैन अगर आपको वो हलाल रिस्क खिला रहे तो वो अल्लाह को बहुत पसंद है, तो इसलिए नेवर बी अशेम्ड ऑफ योर पेरेंट्स प्रोफेशन, नेवर। तो उन्होंने जिस तरह भी, जैसे भी करके कुछ पैसे जमा किए या अभी भी कर रहे हैं और आपको यहाँ पर पढ़ने भेज दिया। और आपको जब यहाँ पढ़ने भेजा है ना, तो मैं अभी पहली बात दोबारा दोहराता हूँ, आपके पढ़ने में सिर्फ आपका ज़ाती कैरियर इन्वॉल्व नहीं है। मतलब सिर्फ ये नहीं है कि आप कुछ कर जाएंगे ज़िंदगी में, चलो ठीक है अपनी ज़िंदगी अच्छी गुजार लोगे। आप में से कई लोगों के घर के हालात ये हो सकते हैं कि आपके छोटे बहन भाई लिंक्ड हैं आपके करियर के साथ, आपके घर के कुछ मसाइल हैं जो लिंक्ड हैं आपके करियर के साथ, सिर्फ आपकी जात तक मसला नहीं रहा। ये जो वैसे तो खैर हम क्रिकेट के मामले में ज़्यादा जज्बाती हैं, लेकिन बाकी खेल भी अगर हम ले लें कि जो पाकिस्तानी खिलाड़ी किसी टूर्नामेंट में हिस्सा लेने जा रहे हैं और वो वहाँ पर अच्छा परफॉर्म नहीं करते, तो फिर उनकी ज़ाती ज़िंदगी, भाई उनका नहीं दिल था खेलने का, तो फिर गुस्सा किस बात का है? गुस्सा में किस बात का आता है? उनकी अपनी मर्जी थी, नहीं दिल किया उस दिन खेलने का, नहीं मूड था खेलने का, अब रोज ही छक्के मारेगा, नहीं दिल करा था खेलने का, आउट होके आ गया, हार गई टीम, हमें गुस्सा किस बात का है? पाकिस्तान को रिप्रेजेंट कर रहे हैं और पाकिस्तान को ऐसे रिप्रेजेंट कर रहे हैं कि सब ही इस खेल में आना चाहते हैं, लेकिन वो कुछ चुनिंदा लोग हैं। कई पोटेंशियली बहुत बेहतर लोग होंगे लेकिन वो टीम में नहीं आ पाए होंगे। ये जो 11 खेल रहे हैं ये उन सबको भी रिप्रेजेंट कर रहे हैं। फिर पाकिस्तान का चूंकि नाम दुनिया में या तो अच्छा हो जाएगा या लोग मजाक उड़ाएंगे, तो कुछ जज्बात इन्वॉल्व हो गए ना। जब ये जज्बात इन्वॉल्व हो गए, लोगों की उम्मीदें इन्वॉल्व हो गई, अब ये बुरा खेलेंगे तो सिर्फ जात का मसला नहीं रहा। इसी तरह पॉलिटिशियंस हैं, इसी तरह से लीडर्स हैं। जब वो लीडर बन जाता है तो वो किसी को रिप्रेजेंट कर रहा होता है, फिर मामला सिर्फ जात तक नहीं रह जाता। इसी तरह से ये जो बॉर्डर पे हमारे फौजी हैं जो जान देने के लिए तैयार होते हैं, अब अगर जंग हो और वो बॉर्डर पे मौजूद फौजी का, यार मेरी जिंदगी है, मेरी मर्जी है, मेरा मूड नहीं है लड़ने का, तो उनकी ये सोच ठीक है? नहीं,
वो रिप्रेजेंट कर रहे हैं पूरी कौम को, उनके पोजीशन मिली हुई है। तो ये जो आपका सीए में आना है ना, ये एक पूरे खानदान, पूरा कबीला, पूरा गांव, कईयों की उम्मीदें लगी हुई हैं, और ना सिर्फ उम्मीदें लगी हुई हैं बल्कि कुर्बानियां लगी हुई हैं। देखें कुर्बानियां कैसे लगी हुई हैं। आपने अभी यहां पर एडमिशन लिया, बल्कि सीए में चलें, साल हो गया, 6 महीने हो गए आपको। आप में से बहुत सारे लोग होंगे जो हॉस्टल में रहते हैं। कितने हैं? अच्छा चलें, हॉस्टल का वर्ड छोड़ देता हूं। कितने हैं जो लाहौर से बाहर के हैं? काफी सारे लोग हैं। अब यहाँ अपनी कोठी है जहाँ आप रह रहे हैं, नौकर चाकर वहां पर है, गाड़ी एक BMW छोड़ने आती है, वापस चली जाती है। ऐसा तो नहीं है ना? नहीं है, क्योंकि हम जिस सोसाइटी के तबके से ताल्लुक रख रहे होते हैं, हमारे पास पढ़ाई ही होती है, तो हम उस पढ़ाई में एनर्जी लगाना चाह रहे होते हैं। हम सब इसी तरह के क्लास से ताल्लुक रखते हैं। तो आप यहाँ पर हॉस्टल में रह रहे होंगे, किसी ने फ्लैट लिया होगा, कुछ लोगों ने मिलके, कोई किसी रिश्तेदार के घर रह रहा होगा, और जो रिश्तेदार के घर रह रहा होगा, अच्छे बुरे लोग हर जगह होते हैं, अल्लाह ताला मोहब्बतें रखे दिलों के अंदर, लेकिन वो कहाँ पर किस तरह मुश्किल से संभल के रह रहा होगा, क्या पता कोई ताने भी पड़ते होंगे, क्या पता कई चीज़ों पे उसको पीछे भी हटना पड़ता होगा कि नहीं, ये अगर मैंने बात कर दी तो ख़ानदान में इसके ख़िलाफ़ बात हो जाएगी। वालदैन ने बड़ी हिम्मत करके मजबूरन कहीं जाके मामू चाचा ताया पप्पो के घर छोड़ा होगा। बहुत सारे मसले होते हैं, इतनी मुश्किलों से आप रिश्तेदार के घर रह रहे हैं। और अगर आप खुद यानी हॉस्टल वगैरह में रह रहे हैं, तो एक एवरेज, अच्छे बुरे हॉस्टल सब एवरेज, पर मंथ कितना खर्चा आता है एवरेज हॉस्टल में रहने का, खाने पीने सब मिला के? है 10-12 हज़ार बस? 15 मतलब 20 के हज़ार तकरीबन, 15-20 हज़ार। वो उधर उस कैंपस में कॉस्ट में बच्चा 25 हज़ार बता रहा था, फिर वो कहीं और रहता होगा। बहरहाल चलें 20 हज़ार कह लेते हैं। अब जो 20 हज़ार रहने खाने पीने का खर्चा है, इसमें आपका आना जाना भी मिला है। चिंची वाले ने भी किराया लेना है ना, मुफ्त में तो झूठे नहीं देने, किराया लेना है उसने। फिर उसके अलावा अगर आप को कोई पिक एंड ड्रॉप देता है, तो जो पिक एंड ड्रॉप दे रहा है उसने भी अपना कहीं ना कहीं से कोई टाइम मैनेज किया होगा आपको पिक एंड ड्रॉप देने के लिए। उसके अलावा स्टेशनरी, फिर जो आप कॉलेज की फ़ीस दे रहे हैं, फिर ICAP की कितनी फ़ीस होती है पेपर्स की? पेपर्स पे डिपेंड करता है, 4-5-6 हज़ार तक वो भी फीस जाएगी। अब आप अगर कैलकुलेशन करके देखें ना, तो आपको तकरीबन आपको नहीं, आपके फाइनेंस करने वालों को आप महीने के तकरीबन 30 हज़ार तक में पड़ रहे हैं। फीसें शीसें सारी मिला ली मैंने, महीने का 30 हज़ार रुपया। अगर आप ऐसी क्लास से हैं जो अपने आप को फाइनेंशियली स्टेबल करने के लिए आपको सीए करवा रहे हैं, तो महीने का 30 हज़ार आसान होगा? या तो अब तक की जमा पूंजी इस्तेमाल हो रही होगी, या फिर अगर अभी की अर्निंग में से मैनेज हो रहा है, तो फिर बाकी जगह सेक्रीफाइस हो रहा होगा, यानी बाकी काम सेक्रीफाइस हो रहे होंगे। एक शेर है, मैं हर सेशन की पहली क्लास में सुनाया करता हूँ। मैंने फर्स्ट ईयर में हमारे टीचर ने सुनाया था, मैंने तब बुक पे लिख लिया था। शेर व शायरी पसंद कोई नहीं है, लेकिन तब लिख लिया था। तो मैं जब से पढ़ा रहा हूँ कोशिश करता हूँ कि हर सेशन की पहली क्लास में मैं ये शेर जरूर सुनाऊँ। शहर में आकर पढ़ने वाले भूल गए, शहर में आकर पढ़ने वाले भूल गए, किसकी माँ ने कितना जेवर बेचा था। हम जब यहाँ घरों से बेटा पढ़ने आ जाते हैं ना, तो हम ये चीज़ देख नहीं रहे होते, या शायद देखना चाह नहीं रहे होते, कि पीछे से जो हमें यहाँ भेजने वाले थे उनकी इसमें कितनी सेक्रीफाइस इन्वॉल्व है। तो अब आप यहाँ पर जब पढ़ने आ गए हैं, तो अब आपकी ज़ात तक बात नहीं रही है, आप एक फैमिली को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। आप लोगों की उम्मीदें, लोगों की सेक्रीफाइसेस लेके आप यहाँ पर पहुँचे हुए हैं। जब तक आपको इस बात का एहसास नहीं होगा, आपका पढ़ने का दिल नहीं करेगा। क्योंकि नौजवान बच्चे हैं ना, इधर उधर दिल भी करते हैं कामों के। तो अगर आप अपनी जवानी के अंदर 8-8 घंटे यहाँ कॉलेज के अंदर क्लासों के अंदर बैठ रहे हैं, फिर लाइब्रेरी में रात 10-10 बजे तक पढ़ रहे हैं, उसके अलावा भी घर जाके भी पढ़ रहे हैं, तो 24 घंटे में आप अपना देख लें, सारा टाइम तो पढ़ाई को दे रहे हैं। तो अगर इतनी एफर्ट कर रहे हैं, तो आपको जब तक बेटा ये क्लियर नहीं होगा ना कि आप ये एफर्ट क्यों करें, तो आप कुछ ही अरसे में मोटिवेशन लूज कर जाएंगे। तो ये हमेशा अपने जहन में रखें कि हम जिन घरानों से आए थे, उनके पास पढ़ाई के अलावा और कोई एसेट्स थे नहीं, वरना बिजनेस कर लेते। तो वो आपको यहाँ इसलिए भेज रहे हैं कि शायद आप कहीं पर कुछ कर पाएं,
और प्रोफेशनली अपना किसी भी तरह करियर बना पाएँ, जिसमें आपकी ज़िंदगी तो चलो अच्छी गुजरे ही गुजरे, उन लोगों की जो मुश्किलें हैं उसमें भी किसी हद तक आप सपोर्ट कर पाएँ। तो ये एहसास बच्चों बड़ा ज़रूरी है कि आप ये अपनी फैमिली को रिप्रेजेंट करने यहाँ पर बैठे। अब होगा क्या कि चूंकि आप दूसरे शहरों से बहुत सारे बच्चे आए हैं, तो लाहौर एक बड़ा शहर है, अपॉर्चुनिटीज़ ज़्यादा हैं बहुत सारे कामों की। वहाँ पर आपको रहते हुए बहुत सारे कामों का एक्सपोजर ही नहीं था, बहुत सारे कामों का आपको एक्सपोजर ही यहाँ आके मिला होगा। बहुत सारी बुराइयाँ होंगी जो आप तक पहुँचने के लिए तैयार हैं। यानी ऐसी ऐसी बुराइयाँ हैं कि मुझे नाम लेना भी मुनासिब नहीं लग रहा, लेकिन अब आप जब हॉस्टल लाइफ में आ गए तो ऐसी ऐसी खतरनाक बुराइयाँ आप तक पहुँचने के लिए तैयार बैठी हैं। जब तक आप अपने इस विजन में क्लियर नहीं हैं कि आप क्यों पढ़ने आए हैं, जब तक आप ये बार बार सोच अपने जहन में नहीं रखेंगे, जैसे अक्सर जो लोग दूसरे मुल्कों में काम करते हैं ना, वहाँ पर अगर आप में से किसी का कोई वालिद या भाई या इस तरह से दूसरे मुल्कों में काम कर रहे हैं, मिडल ईस्ट वगैरह में, तो जिन हालात में वो लोग वहाँ रहते हैं, क्योंकि मैं कंपनी के काम से गया था तो वो उस दिन फ्लाइट डिले हो गई थी, तो मैं फिर उनके उस घर में चला गया था जहाँ पर इनके लोअर स्टाफ के लोग रह रहे होते थे। कतर की बात कर रहा हूँ। अब वहाँ पर जो रहने का मैंने इंतज़ाम देखा, जिस तरह वो लोग रह रहे थे, किस तरह से एक कमरे में कितने कितने लोग रह रहे होते हैं, वॉशरूम के आगे लाइन लगी होती है, उन लोगों ने अपने बटुओं के अंदर अपनी फैमिली की तस्वीरें रखी होती हैं। ये चीज़ उनको मोटिवेट कर रही होती है कि वो इनके लिए यहाँ पर मुश्किलें बर्दाश्त कर रहे हैं। तो बेटो आपको ना यहाँ पर अपना ये एहसास रखना पड़ेगा कि आप अपनी फैमिली की उम्मीदें और कुर्बानियाँ लेके यहाँ तक पहुँचे हुए हैं। वो बड़े शहर की बुराइयाँ जो आप तक बिल्कुल पहुँची हुई हैं तैयार पहुँचने के लिए, बिल्कुल उनसे बच के रहना, क्योंकि अगर बुराइयों में घिर गए, कई तरह की बुराइयां हैं, मिक्स्ड एनवायरनमेंट है, लड़के लड़कियां इकट्ठे पढ़ रहे हैं और बहुत सारे मौके इस तरह के आपको मिलेंगे। बच्चे हैं ना, जवान हैं, ख्वाहिशें आती हैं बहुत सारी। तो जब तक आप अपने जहन पे, अपने दिल के ऊपर, दिमाग नहीं दिल के ऊपर इस चीज़ का एहसास नहीं रखेंगे कि आप किन किन लोगों की कुर्बानियों से, जैसे मैंने शेर भी इसी कॉन्टेक्स्ट में सुनाया था, तो मेरे बच्चों फिर आपसे पढ़ा नहीं जाएगा। तो ये दोनों बातें मैंने कहा कि ज़रूरी हैं, टीचर पे ट्रस्ट और अपने घर वालों की, जो भी आपको सपोर्ट कर रहा है। हो सकता है किसी के वालिदैन हयात ना हो, सिंगल पेरेंट भी हो सकता है, कोई बड़ा बहन भाई है जो सपोर्ट कर रहा हो सकता है कोई और किसी तरह फाइनेंस कर रहा हो सकता है खुद कोई नौकरी करता हो, कॉल सेंटर में ट्यूशंस पढ़ाता हो, खुद अपने आप को सपोर्ट कर रहा हो, लेकिन बहुत मुश्किलों से ही आप यहाँ पहुँचे हुए हैं। तो आप आम जवान नहीं हैं जिसकी अपनी ज़िंदगी और अपनी ज़िंदगी जिएगा, आप एक फैमिली को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो इन दो चीज़ों को अगर आप याद रखेंगे, टीचर पे ट्रस्ट और अपनी फैमिली का एहसास, फिर आप ज़रूर इंशाल्लाह अच्छा पढ़ पाएंगे। थोड़ी सी पढ़ाई की स्ट्रेटजी बता देता हूँ कि किस तरह से मैं लेके चल रहा हूँ। मैंने स्टूडेंट्स को पढ़ाते हुए दोनों स्टैंडर्ड रखने होंगे, यानी मैं वो स्टूडेंट भी सामने रखूँगा जिसने सर्टिफिकेट ऑफ मेरिट लेना है, और वो लोएस्ट जो IQ लेवल वाला स्टूडेंट है वो भी सामने रखूँगा कि अगर ये पास हो गया तो मतलब सब पास हो जाएंगे। मैंने इन दोनों को सामने रख के पढ़ाना है। कोशिश करता हूँ कि जो कॉन्सेप्ट दूँ, उसकी जो मिसालें बताऊँ, वो आपके लेवल पे ही आके, मतलब मैं आप लोगों को पढ़ाते हुए साइकिल के पंक्चर की मिसालें दे रहा हूँ, तंदूर खमीरी रोटियों की मिसालें दे रहा हूँ, मैं बहुत बड़ी ऑर्गेनाइजेशंस की मिसालें नहीं दे रहा हूँ, क्योंकि मैं अपना नॉलेज शो कर दूँ तो उससे क्या फ़ायदा है। बात तो यह है कि आप तक बात पहुँच जाए, तो इसलिए मैं कोशिश भी करता हूँ कि मिसालें बहुत देसी किस्म की मिसालें दूँ, आपके लेवल पे आके मिसालें दे के बात समझा सकूँ। और मैं कोशिश तो करूँगा कि आपके फेस एक्सप्रेशन से अंदाज़ा लगा लूँ कि ये बात नहीं समझा सका, लेकिन फिर भी आपको ना समझ आए तो बेटे आप पूछेंगे, क्योंकि अगर आप नहीं पूछेंगे ना तो उससे आप अपना नॉलेज का दरवाज़ा बंद कर लेंगे। मैं क्वेश्चंस को वेलकम करूंगा और कोशिश करूंगा उनको अच्छा आंसर करने की। हाँ, बास क्वेश्चंस ऐसे होंगे जिनमें उस वक्त सब्र करना होगा, क्योंकि उसके कुछ देर बाद या अगले किसी लेक्चर में जवाब आ जाएगा, वो मैं भी आपको बता दूंगा। आपका काम सवाल पूछना है। अगर आपको बात समझ नहीं आई है तो आप सवाल पूछिए। स्टूडेंट सवाल पूछने से घबराता क्यों है? क्योंकि उसको लगता है कि उसकी आवाज़ अच्छी नहीं है। उसकी आवाज़ तो, आपको इंडियन आइडल में तो बुलाया नहीं, यहाँ पर आवाज़ अच्छी नहीं है तो क्या है भाई, जैसी भी आवाज़ है। फिर स्टूडेंट को परेशानी ये होती है कि मैं अगर पूछूंगा तो शायद मैं ही सबसे बोंगा हूँ, बाकी सबको सब समझ आ रहा है। तो अगर आपको समझ नहीं आ रहा ना तो किसी को समझ नहीं आ रहा होता। और अगर बोंगे हैं भी तो क्या बोंगों को जीने का हक नहीं है क्या? मतलब अगर आप हैं तो क्या फिर?
मतलब आपको क्लास से निकाल दिया जाएगा कि इतना घटिया सवाल, इतना पोंगा सवाल, तुम्हें इतनी भी समझ नहीं आती, बाहर निकल जाओ, ऐसे तो नहीं होगा। तो अगर लोग हंस भी लेंगे तो क्या हो जाएगा? फिर स्टूडेंट इसलिए परेशान होता है कि मेरा जो एक्सेंट है वो बड़ा अजीब सा है, क्योंकि वो दूर दराज के इलाकों से है। देखें, हर इलाके का अपना एक्सेंट होता है। अब चूंकि लाहौर में है तो यहाँ मेजॉरिटी का वो एक्सेंट होगा जो लाहौर में चल रहा है। यहाँ पर जो लोग साउथ पंजाब से आएंगे, सिंध से होंगे, केपीके से होंगे, उनका एक्सेंट डिफरेंट होगा। तो चूंकि वो डिफरेंट होगा तो फिर बीच में होंगे लोग जो हंस भी पड़ेंगे। तो वो डिफरेंट है, बुरा नहीं है, हर एक का अपना एक्सेंट है। तो बच्चे एक्सेंट की वजह से घबरा जाते हैं, सवाल नहीं पूछते कि मेरी आवाज पे लोग हंसेंगे, मेरे लहजे पे लोग हंसेंगे। हंसने दें, हंसने दें। और इसलिए भी घबरा रहे होते हैं कि मैं अगर सवाल पूछ लूंगा तो मेरी इज्जत कम हो जाएगी, यानी लोगों को लगेगा उसको इतनी बात भी नहीं समझ आई। तो ये बताएं कि जब आप क्लास के अंदर आए थे तो क्या सारी क्लास खड़ी हुई थी आपके लिए? मतलब क्लास ने कोई रिस्पेक्ट शो की, आपको कोई ऐसा मुकाम बताया गया कि आप हमारे लिए बहुत इज्जतदार हैं, और अगर आपने सवाल गलत पूछ लिया तो आप नीचे गिर जाएं? पहले कौन इज्जत दे रहा है आपको? तो आपके सवाल पूछने से आपकी बेइज्जती नहीं हो जाएगी, बल्कि आप यकीन करें, आपने अगर सवाल पूछने की हिम्मत कर ली तो लोगों की दुआएं लग जाएंगी, क्योंकि आप ही की तरह के 10 और होंगे जो हिम्मत नहीं कर रहे होंगे। सवाल वही पूछना चाह रहे होंगे लेकिन वो हिम्मत नहीं कर रहे होंगे। आप हिम्मत करेंगे तो उनको भी जवाब मिल जाएगा। तो इसलिए आपने मुझसे क्लास में जो मसला हो बेटा पूछना है, ठीक है? तो मेरा स्टाइल यह है पढ़ाने का कि मैं लेक्चर नोट्स बनवाऊंगा, यानी मैं आप लोगों को जो चीजें बोर्ड पे लिख के दे रहा हूँगा वो तो है ही है, फिर उसके अलावा कुछ चीजें डिक्टेट भी करवा रहा हूँगा। यानी मैं बुक बेस्ड नहीं पढ़ाता, मैं जो पढ़ाता हूँ वो सारा मैं ही पढ़ा रहा हूँ। अगर किसी को शौक है पढ़ने का तो वो बेशक किताब पढ़ ले, और किताब जो पढ़नी है वो ICAP की प्रेफर होनी चाहिए, जो कि अभी तक फाइनल नहीं आई है, आ जाएंगी कुछ अर्से के अंदर। मेरे नज़दीक ये लेक्चर नोट्स ये इंपॉर्टेंट है। ये हो गया टेक्स्ट, मतलब जो आपको पढ़ना है और याद रखना है। मैंने इसमें आपको चीज़ें लिखवानी है, बोर्ड पे कर रहा हूँ वो नोट डाउन करिए, कुछ ज़बानी बातें बता रहा हूँ वो नोट डाउन करिए। कुछ चैप्टर्स, ज़्यादा नहीं बल्कि शायद एक आधा ही होगा, जिसके मैं आपको प्रिंटेड नोट्स दूंगा। जैसे कैश फ्लो है एक टॉपिक, उसमें फॉर्मेट्स हैं बहुत ज़्यादा, वो कॉपियर के पास रखवा दूंगा, वो आपने नोट्स लेने। इसी तरह रेशोज़ का एक चैप्टर है, फार्मूले हैं उसमें, वो मैं आपको प्रिंटेड नोट्स कॉपियर के पास रखूंगा, वो आपने लेने होंगे। ये कुछ टॉपिक्स हैं जिनके प्रिंटेड नोट्स होंगे, वरना बाकी सारा कुछ बोर्ड और ज़बानी, मेरे लिए ज़बानी आपने लिखना है। आपके रजिस्टर्स प्रॉपर मेंटेन होने चाहिए। तो मेरा सारा कोर्स जो डिलीवरी है वो ये है। प्रैक्टिस के लिए क्या करें? प्रैक्टिस का मामला कुछ ऐसा है कि एक टॉपिक नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन के नाम से, ये निस्बतन एक आसान टॉपिक होता था, और आसान इसलिए होता था क्योंकि इसी के जैसा एक और टॉपिक था, उसको कहते थे इनकम्प्लीट रिकॉर्ड्स। जब उस पर मेहनत कर ली होती थी, क्या जी नहीं आसान नहीं था? अच्छा, तो नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन आसानी से हो जाता था। अब उसकी शक्ल ही बदल दी गई है, उसको बहुत ज़्यादा हाई लेवल का कर दिया गया है। उसमें स्टैंडर्ड का जिक्र आ जाएगा और डिफरेंट किस्म की स्टेटमेंट्स आ जाएंगी। तो वो एक उसका कोई पास मटीरियल ही अवेलेबल नहीं होगा, यानी उसका कोई क्वेश्चन ही अवेलेबल नहीं है। इसी तरह से एक नया IAS है जो फाइनल से नीचे आया है, IAS 33, ये फाइनल में होता है, तो उसके लिए भी कोई प्रैक्टिस मटेरियल पास्ट अवेलेबल नहीं है, वो तो फाइनल लेवल के सवाल है। तो इस तरह के कुछ टॉपिक्स की वजह से मैं खुद ही आपको प्रैक्टिस क्वेश्चंस दे रहा हूँ। तो मैं आपको प्रैक्टिस क्वेश्चंस खुद दे रहा हूँ, कॉपियर के पास रखवा दिया करूंगा, और वो जो ऑनलाइन मेरी बात सुन रहे हैं तो मैं आपके कोर्स में रख दिया करूंगा। इसके अलावा हर चैप्टर के मैं कुछ सवाल बना के कॉपियर के पास रख दिया करूंगा और ऑनलाइन कोर्स में रख दिया करूंगा। इसके अलावा इसमें कुछ अच्छे सवाल हो सकते हैं, जैसे मैंने अभी नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन का जिक्र किया, तो उसके तो सवाल कहीं है ही नहीं, यानी वो जो चैप्टर अब बना दिया है उन्होंने उस सिलेबस में, जिस तरह की चेंजेस की हैं, तो उसके लिए और ज़्यादा मटेरियल होना चाहिए। तो उस तरह के टॉपिक्स को फिर मैं ICAP की बुक से ही प्रैक्टिस करवा रहा हुआ करूँगा, यानी कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चंस यहाँ से, बाकी यहाँ से। और यहाँ जो आपको सवाल दे रहा हूँ, पास्ट पेपर्स मैंने इसमें कवर कर लिए होंगे सारे, जो जो भी आपके सिलेबस से रिलेटेड चीज़ें हैं, क्योंकि कई टॉपिक ऐसे हैं जो किसी दौर में FAR 2 में होते थे,
वो अब FR1 में है 2-3-4 साल से, तो उनका फिर FR2 के सवाल मैंने इकट्ठे किए हैं। यानी इनके लिए मैं आपको प्रैक्टिस क्वेश्चन तो दिया करूंगा तकरीबन सारे कोर्स के, उसके अलावा कुछ चैप्टर्स को मैं यहां से भी हैंडल कर रहा हूँगा। ये हो गई प्रैक्टिस वाली चीज। अब अगर किसी ने बुक पढ़नी है कि जी शौक है पढ़ने का, तो ये वाली बुक मैं प्रेफर करूंगा। मैं मना नहीं कर रहा राइस के बुक लेने से, लेनी है तो ले लें, लेकिन मैं उसको यूज एज सच नहीं कर रहा हूँगा। मैं जो सवाल करवा रहा हूँगा, जो मैंने नोट दिए होंगे, हो सकता है वो उनमें हो सकता है ना हो सकता है मैंने उनको अमेंड किया हो फिर टूके हों। तो राइस की बुक अगर किसी ने खरीदनी है उसकी मर्जी है, मैं उसको यूज एज सच नहीं कर रहा हूँगा। मैं आपको ये अपने क्वेश्चंस और लेक्चर नोट से ही लेके चल रहा हूँगा। किसी को अगर शौक हुआ पढ़ने का तो स्टडी टेक्स्ट पढ़ना चाहे तो पढ़ ले। हाँ, एक चीज़ ज़रूर मैं स्टडी टेक्स्ट में से लूँगा और वो होंगे ICAP की बुक में दिए गए MCQs। ये ज़रूर मैं करूँगा। जब चैप्टर ख़त्म करा दिया करूँगा तो उसका कोई टाइम डे रख के तो फिर हम उसको फिर MCQs डिस्कस कर रहे हुआ करेंगे। अब उसके लिए आपको हार्ड कॉपी तो मिलनी नहीं ICAP से, अब तो बुक्स नहीं आनी हार्ड कॉपी, तो उसका अगर आप सॉफ्टवेयर रखना चाहेंगे आपकी मर्जी है। लेकिन सॉफ्ट में बुक रखने का सिर्फ ये मसला होता है कि आप मोबाइल जब देख रहे होते हैं तो ऊपर से एक नोटिफिकेशन आती है, तो फिर वो MCQs नहीं रह जाते हैं, फिर आप कहीं से कहीं चले जाते हैं। तो इसलिए सॉफ्ट कॉपी रखना रिस्की होता है। तो अगर आप चाहेंगे तो मैं TA से कह के ना ये MCQs कॉपियर के पास रखवा दूंगा हर चैप्टर के, सिर्फ MCQs, क्योंकि अब आपको हार्ड कॉपी में बुक नहीं मिलनी है, ये पता है ना। ICAP ने हार्ड कॉपी बुक्स नहीं देनी है अब बस सॉफ्ट में ही होंगी। तो इसलिए इसमें से जो MCQs पोर्शन होगा वो फिर कॉपियर के पास रखवा देंगे। वो MCQs ज़रूर मैं डिस्कस करना चाहूँगा क्योंकि उनमें से रिपीट हो जाते हैं, ICAP में एग्जाम में टेस्ट हो जाते हैं। ये हो गई मेरी पढ़ाने की स्ट्रेटजी। पढ़ाने से रिलेटेड अगर कुछ सवाल परेशानी है तो पूछें, फिर मैं कुछ और नसीहतें भी करता हूँ। जी उसमें क्या किया करूँगा? जी जी जी, ये जो प्रैक्टिस क्वेश्चन है ये क्वेश्चन सोल्यूशन दोनों है। हाँ जी, और कोई सवाल? कोई फिक्र ही नहीं, किसी को कोई परेशानी नहीं? पढ़ने के बाद पता चलेगा। जी यहाँ को सवाल था। अच्छा चले ठीक है, मैं फिर कुछ और बातें बता के फिर कंक्लूडिंग नसीहत करूँगा। मेरे पढ़ाने के प्लान के अंदर ये जो क्वेश्चंस हैं ये क्लास वर्क भी हैं कुछ और कुछ होमवर्क भी हैं। यानी अगर आप ये एक्सपेक्ट करें या ये चाहें कि सर सारे सवाल आप बोर्ड पे सॉल्व कर दें, तो फिर आप पेपर में भी मेरा इंतजार कर रहे होंगे कि सर आएंगे तो हमारा पेपर सॉल्व करेंगे। आप खुद सवाल सॉल्व करेंगे तो सीखेंगे। तो मैं क्लास वर्क में भी, मतलब क्लास में भी सवाल बोर्ड पे सॉल्व किया करूंगा, लेकिन एक कम से कम या शायद 2 ये सवाल होमवर्क भी दिया करूंगा और वो मेरे पढ़ाने का हिस्सा है। यानी जो उस दिन पढ़ाया होगा, हो सकता है मैंने कुछ 10 बातों में से 9 बताई हो और 10वीं बात मैंने रखी हो कि आप सवाल करेंगे तो उसमें ढूंढेंगे तो फिर समझाऊंगा, फिर अगले दिन डिस्कस किया करूंगा। इसी तरह से जो अगले दिन पढ़ाना होगा हो सकता है वो इन मुश्किलों पे डिपेंडेंट हो जो आपको मुश्किलें होमवर्क में आई होंगी। तो मेरे प्लान का हिस्सा है होमवर्क, तो होमवर्क बाकायदगी से करना है। और होमवर्क में जो क्वेश्चंस दिया करूंगा वो आपने पूरे सॉल्व करने हैं, क्योंकि ये जो खास तौर पे न्यूमेरिकल सब्जेक्ट्स होते हैं ना, इसमें बच्चे एक बड़ी गलत हरकत ये करते हैं कि सवाल, होमवर्क, प्रैक्टिस बस ज़बानी करके फारिग हो जाते हैं, या थोड़ी सी वर्किंग्स करते हैं और देखते हैं हाँ बस ठीक है समझ आ गया मैं कर लूँगा, या सवाल देखना शुरू किया और हिम्मत नहीं पड़ी सॉल्व करने की, सोल्यूशन देखा और सोल्यूशन देख के हिंट लेके आगे चलना शुरू कर दिया। फिर वो पेपर में भी हिंट का इंतजार कर रहे होंगे, क्योंकि आप या तो अभी खुद अपने रजिस्टर पे प्रैक्टिस कर करके सीख लें या ICAP की अटेम्प्ट्स दे दे के सीख लें, वो चॉइस आपकी है। या तो अटेम्प्ट्स बार बार दे के सीखना है, ये भी ऑप्शन अवेलेबल है, नहीं तो अभी अपने रजिस्टर भर भर के सीखना है तो ये ज़्यादा बेहतर ऑप्शन है। तो इसलिए आप लोगों ने जो भी होमवर्क क्वेश्चन दिया होगा वो बेटा पूरा खुद सॉल्व किया करना है आपने। ये पहले दिन इसलिए बातें कर रहा हूँ क्योंकि पहले दिन की बातें कुछ ना कुछ याद रह जाती हैं। तो होमवर्क जो भी दूंगा वो आपने खुद सॉल्व पूरा करना है, पीछे से देखे बगैर। सोल्यूशन देखना शुरू कर देंगे ना तो फिर आपका दिमाग बिल्ड नहीं होगा। जैसे हो सकता है आप में से कोई जवान या जो ऑनलाइन देख रहे हैं किसी ने कभी ज़िंदगी में जिम किया हो, तो मसल्स बिल्ड करेंगे जब उस पर स्ट्रेस पड़ेगा। अगर आपने प्लेटें 20-20, 25-25, 30 की डालनी
और एक बंदा साथ खड़ा जो सपोर्ट कर रहा है, तो फिर मसल नहीं मसली ही रह जाएगी आपकी, तो मसल नहीं बनेगा। तो आप जोर डालेंगे दिमाग पे तो आपके दिमाग के मसल्स बनेंगे, बिल्ड होंगे। तो सवाल इसलिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होंगे पूरे के पूरे खुद सॉल्व करने। टेस्टिंग को कोशिश करिएगा कि फॉलो करें, क्योंकि वीक में टेस्ट हुआ करेगा, और जिस दिन, यानी अभी तक का पैटर्न ये रखा हुआ है, अब चूंकि एग्ज़ाम्स एक वीक से ज़्यादा आगे निकल जाएंगे तो अब पता नहीं, लेकिन मेरे ख्याल में अब भी राइज में ऐसे ही होगा कि जो असल एग्ज़ाम डे होता है ना, उस दिन टेस्ट हुआ करेगा। जैसे अब नए टाइम टेबल में ये कैप 1 लेट से मंडे को अगर हो, तो फिर आपका कॉलेज में टेस्ट भी हर मंडे को हुआ करेगा। तो आप टेस्ट देते रहें, टेस्ट सिस्टम फॉलो करते रहें। बच्चे टेस्ट देने से घबराते हैं, भाई टेस्ट में फेल हो जाओगे तो उससे तो कम शर्मिंदगी होगी ना जो आईके में फेल होने से होगी। तो होमवर्क करना, क्लासेस रेगुलर अटेंड करना, नोट्स ध्यान से बनाना, और टेस्ट पूरे पूरे खुद ईमानदारी से सॉल्व करना, ये सब सीढ़ियां चढ़ रहे हैं आप आईके के पेपर देने के लिए। ये ऐसे ही है कि अगर छत पे चढ़ना है, और बज़ाहिर तो छत पे चढ़ने के लिए आखिरी सीढ़ी ही चाहिए ना, आपने अगर छत पे कदम रखना है तो उससे पिछला कदम किस पे है? आखिरी सीढ़ी पे। लेकिन अचानक आखिरी सीढ़ी पे नहीं पहुंच जाएंगे, आपको पहली सीढ़ी से शुरू करना पड़ेगा। तो ये जो क्लासेस का हिस्सा बनना है, टेस्टिंग सिस्टम का हिस्सा बनना है, ये पहली सीढ़ी से शुरू हो गए हैं आप। जो बच्चे घबराते रह जाते हैं कि घर जाके सवाल नहीं करते, समझ नहीं आ रही शुरू कहाँ से करें, टेस्ट नहीं देते, हमसे हमारी तैयारी पूरी नहीं हो सकेगी, हम कैसे टेस्ट देंगे, फेल हो जाएंगे, इन फियर्स की वजह से वो एग्ज़ाम में भी बैठ के फियरफुल रहते हैं, फिर उनसे पेपर में भी हिम्मत नहीं की जाती। तो इस सिस्टम का हिस्सा बनिए, बेफिक्र हो गए, घबराना नहीं है आपने, हो जाएगा पेपर इंशाल्लाह पास। और कोई सवाल है तो पूछे, फिर आखिरी नसीहत। यार कोई सवाल ही नहीं पूछने वाला, वो बाकी सेक्शन में सवाल ही सवाल, सवाल ही सवाल। कॉस्ट में है क्या हो गया? अच्छा चलें ठीक है, फिर मैं आपको आज की कंक्लूडिंग नसीहत करता हूँ, कल से इंशाल्लाह पढ़ाई शुरू करेंगे। हम जी थ्योरी से क्या मुराद है? जिसको रट्टा लगाना होता है या जिसका आंसर अंग्रेजी में लिखना होता है? दोनों। जिसका आंसर अंग्रेजी में लिखना होता है वो है, उसमें रेशोज एक चैप्टर है, उसका आंसर आपको अंग्रेजी में लिखना होगा। और उसके अलावा भी जो कॉन्सेप्चुअल न्यूमेरिकल वाले टॉपिक भी हैं, उनके ऊपर भी थ्योरेटिकल वाला टॉपिक हो सकता है कि इस चीज़ को एक्सप्लेन कर दें। यानी आपने, अगर आपसे एक सवाल पूछा जाता कि इसकी जनरल एंट्रीज कर दें, तो ये न्यूमेरिकल हो गया। हो सकता है वही डाटा दे के पूछें कि जी एक्सप्लेन कर दें, तो फिर अंग्रेजी में आंसर करना होगा। तो हाँ, अंग्रेजी में आंसर करना होता है। रही बात के रट्टे वाली चीज़ें हैं, नहीं रट्टे वाली नहीं है ऐसी चीज़ें। कॉन्सेप्चुअली चीज़ें आपको पता होंगी तो ही आप आंसर कर सकेंगे। मतलब अंग्रेजी लिखने वाले सवाल होंगे, रट्टा लगाने वाली चीज़ें ऐसा नहीं। पिछले सिलेबस में हुआ करती थी, उनमें से फिर निकाल दी चीज़ें। हाँ, एक और बात याद आ गई, ये जो ऑनलाइन वाले भी और जो यहाँ बैठे हुए भी, अगर इनमें से कोई ऐसा है जिसने FAR 1 पहले पढ़ी हुई है और उसको लगता है कि मैंने बस पेपर्स नहीं दिए थे, बाकी मैंने क्लासेस सारी पढ़ी हुई हैं, मैं कर लूँगा मैनेज, या अगर आपका दोस्त कोई ऐसा है जो ऐसी सोच रखता है, तो सिलेबस में हुई हैं चेंजेस, और चेंजेस इस तरह की हुई हैं कि 2 IS नए ऐड हो गए हैं, IS 8 है, एक IS 33 है, फिर नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है, इसकी शक्ल ही बदल गई है, यानी इसको बहुत ज़्यादा फॉर्मलाइज कर दिया गया है, पहले इस तरह नहीं था। तो इन 3 बड़ी एडिशंस की वजह से पिछली दफ़ा पढ़ा हुआ काफ़ी नहीं होगा, आपको दोबारा पढ़ना पड़ेगा। यहाँ बैठे हुए तो ज़ाहिर है पढ़ना चाहते हैं तभी बैठे हुए, लेकिन अगर आपका कोई जानने वाला है जो ये सोच के बैठा हुआ है कि खुद ही कवर कर लेंगे, सारा कुछ तो वही है, तो नहीं, सारा कुछ वही नहीं है, चेंजेस हैं। अच्छा जी, कंक्लूडिंग नसीहत, हम जिस प्रोफेशन में है ना, ये सर्विस सेक्टर है, हमने सर्विसेज देनी है। अब चाहे वो टीचिंग है, सामने आपके तो टीचर्स ही हैं, चाहे CA फर्म है, चाहे हम कहीं पर किसी इंडस्ट्री में जाके जॉब करेंगे, तो हम सर्विस सेक्टर कहलाएंगे।
यानी हमने जाके कोई मतलब नट तो नहीं ना बनाने, हमने कोई रोटियां नहीं लगानी, हम सर्विस सेक्टर में। जब सर्विस सेक्टर में होते हैं ना, तो एक दूसरे के साथ डीलिंग कैसी है, इखलाक कैसा है, कमिटमेंट कैसी है, ये बहुत मैटर करता है। इसकी आदत अभी जो आपकी स्टूडेंट लाइफ है इसमें अगर डाल लेंगे तो आगे चल के बहुत आसानी होगी। जैसे अपनी एक बात बताता हूँ, मैं अभी बताया था कि जो कैफ लेवल की पढ़ाई होती थी, सी इंटर कहते थे उसको, तो बैक से पढ़ा हूँ और हर टेस्ट का, हर सब्जेक्ट का टॉपर था। उसके अलावा मैं अपने दोस्तों को, और ना सिर्फ दोस्त, क्लास फेलो, कोई पूछने आता था मैं उनको पूरा टॉपिक पढ़ा देता था और बड़े खुलूस से पढ़ा देता था। तो एक स्टूडेंट था, स्लो लर्नर था, उसने मुझे कहा कि नासिर तुम्हें पता तुम फर्स्ट क्यों आते हो? क्योंकि तुम हम जैसों की मदद करते हो। बात यही थी बताने का मकसद कि आप क्लास में से ही इस एटीट्यूड को डेवलप करने की कोशिश करें कि एक दूसरे की मदद करने वाले बने। आपके बेंच पे जो और होगा, अक्सर आप देखेंगे, अभी तो क्लास का पहला दिन है, आप इस बात को गौर करेंगे कि तकरीबन सब अपनी अपनी जगह बना लेंगे। यानी जो इस साइड पे बैठता है, सेंटर में बैठता है, पीछे बैठता है, आगे बैठता है, तकरीबन सबकी अपनी जगह पक्की हो जाएंगी। एक कुदरती सी बात है कि जहां पर आके पहले दिन बैठता है मोस्टली फिर वहीं बैठ रहे होते हैं, अनलेस के जगह मिलने का मसला ना हो, मोस्टली वहीं बैठना शुरू हो जाएंगे। तो फिर आपके जो बेंच फेलो हैं उनके साथ दोस्ती भी हो जाएगी। तो आप दूसरों की मदद करने का अभी से एटीट्यूड बनाना शुरू कर दें। स्टूडेंट मदद कैसे होगी? अगर नोट शेयर करने हैं तो कर लें, अगर कोई टॉपिक समझ नहीं आया तो समझा दें, क्योंकि बच्चे मतलबी हो जाते हैं। समझाने के कहता है दोस्त, नहीं यार मेरे पास टाइम नहीं है, या उसको लगता है कि मैं ये ना ज़्यादा समझा दूं तो मेरा वाला जो है वो ही निकल जाएगा, या मैं नोट्स उसके साथ दे दूं तो वो करोड़ों कमा लेगा उसको छाप के। तो इस एटीट्यूड के साथ ना, आप अगर अभी अपनी स्टूडेंट लाइफ में अपना एटीट्यूड हेल्पिंग करने वाला बना देंगे तो अल्लाह ताला ने हमें दुनिया के अंदर जज करना है, हमें टेस्ट के लिए भेजा है। तो जो हमारे मामलात हैं, जो हमारे इखलाकियात है, इसका बहुत वेटेज है। बल्कि एक हदीस आ गई याद मुझे कि जो मीज़ान जब होगा, जब आखिर में तोला जाएगा ना मीज़ान, तो उसमें जो सबसे भारी चीज़ होगी वो अच्छे अखलाक होंगे। तो आप अभी अपनी स्टूडेंट लाइफ से ही बेटा इस चीज़ की आदत डेवलप करने की शुरू करने की कोशिश, और अपने जो साथी हैं उनकी मदद करिए, लेकिन इस बात का ख़ास ख्याल रखना कि भाई भाई की मदद करे और बहन बहन की मदद करे। ये जब भाई बहन की मदद करने आएंगे ना, तो फिर वहाँ बिगाड़ शुरू हो जाएगा कि वो फलाना भाई है जी, बिल्कुल भाई जैसा है, पढ़ाता बड़ा अच्छा है। ये हरकतें मत करिएगा, इसमें आपको पता भी नहीं चलेगा कब कब कहाँ कहाँ किस किस तरह की बुराइयाँ शुरू हो जाएंगी। तो ये अपनी मदद अपने भाइयों तक महदूद रखें, और जो बहनें हैं वो बहनों तक महदूद रखें, ठीक है? एक इंटरजेंडर जाने की कोशिश मत करिएगा। लेकिन एक दूसरे के साथ ताउन करेंगे ना, तो आपका एटीट्यूड आगे आपके प्रोफेशनल कैरियर में इसका बहुत असर आएगा, क्योंकि आप जो यहाँ एटीट्यूड अपना स्टूडेंट लाइफ में अपनाएंगे, ये आगे भी जाके आप कैरी कर रहे होंगे। आगे बहुत ज़्यादा नहीं बदल जाता इंसान, तभी वजह यही है कि जो अभी के दोस्त होते हैं ये आगे चल रहे होते हैं। यानी मेरे जो अभी दोस्त हैं ये सब वही हैं हम जिन्होंने सीए इकट्ठा शुरू किया था। बाद में फर्म्स में जाके कुछ ज़्यादा नए लोग नहीं बने। जो सीए इकट्ठे आप में से भी कई लोग होंगे एएफसी के दोस्त इकट्ठे चल रहे होंगे, उनमें कोई होगा मतलब अभी भी मेरे स्टूडेंट जो क्वालिफाइड हैं उनके दोस्त जो क्वालिफाइड नहीं भी हैं, लेकिन एएफसी के इकट्ठे दोस्त चल रहे हैं। तो अभी की जो आदत बन जाएंगी ये आगे आपके प्रोफेशन के अंदर भी हेल्प कर रही होंगी। तो आप जब दूसरों के लिए आसानी करने वाले बन जाएंगे ना, क्योंकि अल्लाह ताला, ये भी एक हदीस का मफ़हूम है कि जो अपने किसी भाई की हाजत को पूरी करने में लग जाता है, अल्लाह ताला उसकी हाजत पूरी करने वाले बन जाते हैं। तो हम सब ज़रूरतमंद हैं, हमें भी मदद चाहिए। तो हम जब दूसरों की मदद करने वाले बन जाएंगे तो फिर अल्लाह ताला हमारी मदद करने वाले बन जाएंगे। बाकी इंशाल्लाह कल से पढ़ाई शुरू करेंगे, और अभी तो बस ठीक है छोड़ देता हूँ लेकिन चले नहीं, पहले दिन नहीं, अभी ज़रा थोड़ा टाइम गुजर जाए आस्ता आस्ता, ठीक है? बस मैंने इतना ही कहना था। आपने अगर स्टिल पूछना है कुछ तो पूछ लें, नहीं तो बस ठीक है। अल्लाह हाफिज़। ठीक है जी, अल्लाह हाफिज़।